जय हिंद दोस्तों। क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुका है? आप ये बातें सुन के बोलोगे ये किस तरीके की बातें हैं। नहीं, हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म नहीं हुआ है। आप बोलोगे पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किए हुए पर्सन ही लीडर बनता है, पब्लिक के पास राइट है वोट डालने का, और वो जिसको चाहे वोट दे सकते हैं और वही पर्सन सत्ते में आके हम पे लीड करते हैं। तो डेमोक्रेसी कैसे खत्म हो सकती है? दोस्तों, ये सवाल इन सब चीजों से काफी गहरा है। आज ये वीडियो देखने के बाद आप लोग इस चीज को सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे और आप लोग सोचोगे सच में डेमोक्रेसी है क्या हमारे देश में? क्या आप ऐसे लोगों में से आते हैं जो पीएम मोदी को भगवान मानते हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी वो हमारे लिए एक अवतार है। वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। वो हमारे भगवान है। वो हमारे सीने में प्रवेश करते हैं। समझो, हनुमान जी ने मैं सीने फाड़ के दिखा देते भी। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। या आप ऐसे लोगों में से आते हैं जो पीएम मोदी को अपना दिल दे बैठे हैं? मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। बीजेपी वॉशिंग मशीन, सभी करप्ट पॉलिटिशियन का दाग एक झटके में साफ। मोदी वॉशिंग पाउडर, सभी करप्ट पॉलिटिशियन को, सभी करप्ट नेता को एक मुकाम तक पहुंचाने का जिम्मेदारी। वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, झूठ और फरेबी सब छुप जाए, संगीन आरोप अभी चुटकी में मिट जाए, चोरों की पसंद मोदी। ये बातें किसी एक इंसिडेंट की नहीं है, इस तरीके के ढेरों इंसिडेंट हुए हैं और इन सभी इंसिडेंट को देखते हुए हमें ये मालूम पड़ता है और हम ये समझ पाते हैं कि हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर बढ़ते जा रहा है। मीडिया से ऑपोजिशन पार्टी को दबाना और हॉर्स ट्रेडिंग करके इलेक्टेड सरकारों का पावर छीन लेना और नए कानून बनाकर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का एक गलत इस्तेमाल करना, ईडी सीबीआई का यूज करके ऑपोजिशन पार्टी को जेल में भेज देना और स्टेट गवर्नमेंट के काम में बाधा डालना, पब्लिक से प्रोटेस्ट करने का अधिकार छीनना। अगर फिर भी कोई पब्लिक में से उठ के प्रोटेस्ट करे तो उनपे टीयर गैस छोड़ना और उनको रबर बुलेट से मारना। बात यहीं पे खत्म नहीं होता है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसे चीजों का यूज करके अपनी फंडिंग को छुपाना ताकि उनके फंडिंग के बारे में किसी को मालूम ना पड़े। अगर कोई ओपोजिशन पार्टी इलेक्शन जीत जाए तो इलेक्शन खुद को जिता लेना। मैं पीएम मोदी से कहना चाहता हूं, थोड़ी मर्यादा रखिए। एक देश में लोगों को जीने के लिए क्या चाहिए? डेमोक्रेसी पे डिस्कशन करने से पहले हमें ये जानना होगा कि डेमोक्रेसी आखिर होता क्या है। व्हाट इज डेमोक्रेसी? लोगों को लगता है रेगुलर इलेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब डेमोक्रेसी है। इलेक्शन तो नॉर्थ कोरिया में भी हो रहा है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, ये बात सच है। बट देयर इज सम सिचुएशन, सम डिफरेंस। वहां पर एक ही कैंडिडेट होते हैं, आपको उन्हीं को वोट देना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको एंटी नेशनल कंसीडर किया जाएगा, शायद उसके बाद आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा और आपको वहां पे उस कंट्री में जीना मुश्किल कर दिया जाएगा। नॉर्थ कोरिया को DPRK कहकर पुकारा जाता है, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। सेम रसिया को भी डिक्टेटरशिप ही कहा जाता है। बस फर्क इतना है कि उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हो सकता है। अगर कोई कैंडिडेट खड़ा हो जाए तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है या उनको मार दिया जाता है। आप लोगों को समझना, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। फ्री का मतलब ये है कि पब्लिक के पास राइट है, वो किसी को भी वोट दे सकता है, किसी पर्सन को, किसी पार्टी को। पब्लिक के पास ये भी राइट है कि वो इंडिपेंडेंट होके किसी को भी वो वोट दे सकता है। और फेयर का मतलब होता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को जीतने का फेयर चांस। कहीं ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी के पास कुछ ज्यादा ही एडवांटेज है। कुछ दिन पहले चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन हुआ था, उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक अलायंस बनाई थी और वोट को देख के ऐसा लग रहा था कि ये इलेक्शन तो अलायंस ही जीतेगी। जब इलेक्शन हुआ उसके बाद वहां के प्रेसिडिंग ऑफिसर ने क्या किया ये आप सब देख ही सकते हैं। इन्होंने अलायंस के
फोटो को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया और आप देख सकते हैं ये ऑफिसर कैमरे के तरफ इस तरीके से देख रहे हैं कि जैसे लगता है कि ये चोरी करते हुए पकड़े गए। और इलेक्शन के बाद पता चला बीजेपी को जीत। ऐसा इलेक्शन फ्रॉड शायद ही कभी हुआ होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद बोले ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऐतिहासिक फैसला देकर इस इलेक्शन को बचा लिया है। सीसीटीवी कैमरा नहीं होता और बैलेट पेपर नहीं होता, क्या ये चोरी पकड़ी जाती? असम में बीजेपी के एक कैंडिडेट के गाड़ी में एक ईवीएम मशीन पाई जाती, तब इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट ऑर्डर करना पड़ता है इस जगह को। खैर ये तो पुरानी बातें हैं, हम कुछ नई बातें जानते हैं। 3 अनजान लोगों ने पुणे के शाश्वत तहसील के ऑफिस से ईवीएम मशीन के कंट्रोल को चोरी कर दिया। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? आप लोग खुद बताइए, क्या यहाँ पे इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो रहा है? इलेक्शन कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है और इनका काम है पूरे देश में इलेक्शन को फ्री एंड फेयर तरीके से करवाना। क्या ऐसा पॉसिबल हो रहा है? क्या जिस तरीके का ड्यूटी इनका है क्या वो पूरा फुलफिल हो पा रहा है? इलेक्शन कमीशन को बोला गया था ये पार्शल और बायस्ड है, और इस बात को सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी बोले थे मई 2014 के इलेक्शन से पहले। ये बातें नरेंद्र मोदी जी इलेक्शन कमीशन को बोले थे और इसके बाद वो इलेक्शन जीत गए थे। पिछले 10 सालों में इलेक्शन कमीशन पे बहुत सारे आरोप लगाए गए। कमीशन ने हमेशा रूल को बेंड करने की कोशिश करी है और ऐसा काम करा है कि हमेशा बीजेपी को ही फायदा पहुंचे। इलेक्शन कमीशन क्लियर डायरेक्शन दे रखा है, कोई भी पार्टी इंडियन आर्मी के नाम पे वोट नहीं मांगेगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 2019 के चुनाव में बड़ी ही बेशर्मी के साथ मार्टियर्स के नाम पर और एयर स्ट्राइक के नाम पर वोट मांगे थे। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी इस हद तक चले गए कि इंडियन आर्मी को मोदी जी की सेना बता दिए। मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। जब इस बात को लेकर इलेक्शन कमीशन के पास जाके केस दर्ज करवाया गया तो उसके बाद 21 दिन तक कोई एक्शन नहीं लिया गया और उसके बाद इस केस को बंद करके क्लीन चिट दे दिया गया। ऐसे कई चीजों में इनको क्लीन चिट मिली है। बीजेपी को इस तरीके से 4 केसेस में क्लीन चिट मिली है। अमित शाह ने राहुल गांधी के कंस्टिट्यूंसी को पाकिस्तान से कंपेयर किया, ये भी रूल के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन ने इस पे भी रोक लगाया हुआ है कि एमएलए इलेक्शन और एमपी इलेक्शन पे कितना खर्च किया जाएगा। इलेक्शन में 95 लाख पर है और बीजेपी ने 337 सीट पर चुनाव लड़ा था। इसके हिसाब से पार्टी का टोटल स्पेंडिंग 415 करोड़ का होना चाहिए, पर इन्होंने खर्च कितना किया है? 1264 करोड़ इन्होंने इलेक्शन में खर्च किया। मैं पूछना चाहता हूं कि कैसे अलाउ किया है इलेक्शन कमीशन ने इस अमाउंट को खर्च करने के लिए। सेंटर फॉर ये भी कहा है कि पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने 27,000 करोड़ खर्च किया, जो 45% टोटल एक्सपेंडिचर था। अगर आज का डेटा देखोगे तो उसमें 16,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए हैं। बीजेपी लीडर उमा भारती ने कहा था इलेक्शन चॉइस है बैड और वर्स्ट के बीच में। एक बात सोचकर देखिए, कैसे कोई समाज सेवी पूरी जिंदगी लगा दिया किसी समाज को सेवा करने में, और वो कैसे इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, कैसे वो जीत सकता है और कैसे वो अपनी लहर लगा सकता है। वो बंदा कहां से लाएगा 90 लाख रुपए? और दूसरी तरफ अपोजिशन के पास हजारों करोड़ की फंडिंग है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम और बहुत बड़ी है। कई बार अपोजिशन पार्टी जीत जाती है, उसके बाद भी सरकार गिरा दिया जाता है। इस तरीके के कारनामों में कई बार बीजेपी का नाम आ चुका है। हॉर्स ट्रेडिंग जैसे कारनामे में भी इनका नाम आ चुका है। कई बार सामने आया है कि बीजेपी एमएलए को रिजॉर्ट में ले जाती है और वहां पे उनको पैसा है। बाबू भैया, हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप सही है क्या? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन क्या बीजेपी उन एमएलए के साथ वहां पे खो खो खेलने तो नहीं जाता? अब मुझे इसलिए नहीं मालूम है क्योंकि मैं इनकी तरफ किसी के हाथ झांकने नहीं जाता। ये सब काम मेरा नहीं है, ये सब काम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का है। बात सोचो इन नेताओं के बारे में। जो नेता एमएलए को खरीद के घर गया होगा तो अपनी वाइफ को क्या कहा होगा, अपने बच्चे को क्या कहा होगा? ए जी सुनते हो, आज मैंने डेमोक्रेसी का गला घोट कर आया है
और मैंने बहुत बड़ा दोगलई करके आया है। जो एमएलए चंद कुछ पैसों के लिए अपना जमीन बेच दिया है, वो अपने घर जाओगा। ए जी सुनते हो, आज मैंने भारत माँ के दामन पर हॉर्स ट्रेडिंग जैसे चीजों का दाग लगाया है। मैंने अपने भारत माँ को ही बेच दिया है। इन नेताओं पे गुस्सा भी आता है, लेकिन दया भी आता है। इन नेताओं के बच्चे इनको क्या कह के बुलाते होंगे, पापा या दोगला।